शालू के सामने ये हकीकत भी खुली कि पारस और उसकी भाभी के बीच शादी से पहले ही अफेयर था। सेशन के बीच में ही एक ऐसी अनजान भटकती हुई आत्मा खुद चलकर दरवाजा खटखटाकर हमारे सेशन में आकर खड़ी होती है, जो पिछले 1200 सालों से तड़प रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुमको पारस के पास में किस मकसद से क्या काम देकर भेजा गया है। शालू को जवाब आया कि उसको खत्म करने के लिए ही भेजा है, कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी धोखाधड़ी भी हुई है। मेरा पति पारस किसी व्यक्ति के साथ पैसों का लेन देन कर रहा है। अगर तुमको तकलीफ है तो तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो। और मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया हूँ, कि मैं तुमको इस नरक से बचा लूंगा, मेरे साथ निकल चलो। कि जो पैसे देने वाला व्यक्ति है वो और कोई नहीं बल्कि वही अधिकारी है। मैंने अगला सवाल किया कि तुम्हें पारस के पास किसी ने भेजा है या तुम खुद आए हो? तभी उसने बोला, वहाँ से जवाब आया, भोजाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सितारा स्पीक्स पे। मैं हूं दीप्ति शर्मा। जरा सोचिए, एक ऐसी शादीशुदा महिला जो आज के जीवन में एक बेहद टॉक्सिक माहौल से घिरी हुई है। उसे ये पता चलता है कि जिस पति पर वो भरोसा करती थी, उसका अपनी सगी भाभी के साथ में अफेयर है और उसका पूरा ससुराल उस पर ब्लैक मैजिक करवा रहा है। दूसरी तरफ उसकी नौकरी की जगह पर एक ऐसा अधिकारी है, बॉस है, जो मानो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा हुआ है, जिससे परेशान होकर उसने अपना ट्रांसफर तक करवाया, लेकिन उसका पीछा वो फिर भी नहीं छोड़ता। और इन सब के बीच में जब हम उस दर्द का कारण जानने के लिए पीएलआर शुरू करते हैं, तो वर्तमान की भौतिक दुनिया और आत्माओं की सूक्ष्म दुनिया के बीच में जो दीवार होती है वो अचानक टूट जाती है। सेशन के बीच में ही एक ऐसी अनजान भटकती हुई आत्मा खुद चलकर दरवाजा खटखटाकर हमारे सेशन में आकर खड़ी होती है, जो पिछले 1200 सालों से तड़प रही थी और सिर्फ हमसे मुक्ति मांगने आई थी। क्या लगता है आपको, जब इन तीनों के अतीत के पन्ने खुलेंगे तो कर्मों की कौन सी कहानियां निकलकर सामने आएगी? इतिहास के इन्हीं अनसुलझे रहस्यों और सदियों पुराने कर्म बंधनों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। शालू, जो आज 33 साल की एक विवाहित महिला है, अपनी हिस्ट्री बताते हुए शालू ये कहती है कि जब वो महज 18-19 साल की थी, तभी से उन पर ब्लैक मैजिक करवाया गया था। हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि घर वाले भी अब उनको ठीक करने के लिए अलग अलग लोगों के पास लेकर जाते। जब भी तो हर कोई एक नया नाम लेता और अलग अलग वजह बताता। इस नेगेटिविटी का असर शालू की जिंदगी पर इतना गहरा पड़ा कि उसकी पढ़ाई लिखाई छूट गई, उसके रिश्ते बिखरने लगे और उसके जो करियर, नौकरी पर भी इन सारी चीजों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जब मैंने उनसे ये पूछा कि क्या उनको किसी पर शक है, तो उन्होंने ये बताया कि उनको अपने बड़े पापा के बेटे पर शक था, क्योंकि वो जो लड़का था, भाई, कजिन, वो शालू से बहुत जलता था और बार बार कहता था कि वो पढ़ती बहुत हो, तुम पढ़ती बहुत ज्यादा हो। और एक अजीब सी बात ये थी कि उसके इस तरीके से टोकने के ही कुछ दिनों बाद में शालू की तबीयत जो थी वो खराब होने लगी थी। वो धीरे धीरे एक डिप्रेशन में चली गई। और डिप्रेशन कहें या वो ब्लैक मैजिक का असर कहो, वो इतना खतरनाक था कि शालू ये कहती है कि करीब 4-5 साल तक तो मेरी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे कि मैं पागल सी हो गई हूँ। इलाज के लिए वो जहां पे भी जाती, थोड़े दिन तो आराम रहता, पर कुछ ही समय बाद वो फिर से बीमार पड़ जाती। एक ऐसी बीमारी जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। अब शालू के जीवन में एक नया मोड़ आया। 2012 में शालू ने पहली बार पारस को देखा और उस पहली ही मुलाकात में शालू को एक अजीब सा इंट्यूशन फील हुआ कि ये जो शख्स है वो उसको आगे भी मिलने वाली है, कुछ इनका कनेक्शन है। तो शादी से पहले तो उनका रिश्ता बेहद खूबसूरत था। वो लोग जब रिलेशनशिप में आए, पारस बहुत सपोर्टिव थे, अंडरस्टैंडिंग था, समझदार था और शालू से प्यार भी बहुत करता था, लेकिन सिर्फ शादी होने तक। एक तरफ जहां शादी की बातें चल रही थी, वहां दूसरी तरफ पारस से मिलने के बाद भी शालू की तबीयत धीरे धीरे और ज्यादा खराब रहने लगी। इन तमाम मुश्किलों और रुकावटों के बावजूद भी साल 2017 में शालू ने पारस से शादी कर ली। लेकिन शादी करते ही अचानक पारस पूरी तरीके से बदल गया। जो इंसान कभी इतना समझदार था, वो अब हर वक्त गुस्से में रहता था, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था और शालू की हर बात पे झुंझलाने लगता था। हद तो तब हो गई जब एक बार गुस्से में आकर पारस ने शालू को धक्का दे दिया। शालू ये कहती है कि उस एक धक्के के बाद में वो मेरे मन से हमेशा के लिए उतर गए। धीरे धीरे शालू के सामने घर के कड़वे सच आने लगे। उसको यह एहसास हुआ कि शादी के
जो खिलाफ है वो और कोई नहीं बल्कि उसके खुद के जेठ जिठानी है। लेकिन क्यों? उसके पीछे की वजह ये थी कि जब शालू ने अपने पति को और उनकी भाभी के बीच का जो रिश्ता था उसको थोड़ा करीब से देखा। शालू ने ये नोटिस किया कि पारस और उसकी भाभी का जो व्यवहार है वो कभी-कभी देवर भाभी की मर्यादा की सीमाओं को लांघ देता है। जब शालू ने ये बात पारस को कही कि आपको अपनी भाभी के साथ में थोड़ी मर्यादा में रहना चाहिए, तो पारस ने साफ कह दिया कि मैं तो ऐसे ही रहूंगा, अगर तुमको तकलीफ है तो तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो। वक्त के साथ शालू के सामने ये हकीकत भी खुली कि पारस और उसकी भाभी के बीच शादी से पहले ही अफेयर था। जब मैंने शालू से ये पूछा कि क्या आपके जेठ को इस बारे में कुछ पता नहीं है, तो शालू ने ये बताया कि जेठ को सब मालूम है। असल में जेठ और जेठानी पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। उनका पूरा प्लान यही है कि शालू किसी भी तरह पारस को छोड़कर चली जाए, ताकि पारस का हिस्से का भी सब कुछ उनको मिल जाए, क्योंकि वो पारस ऑलरेडी उनके कंट्रोल में है ही। इस मानसिक प्रताड़ना के बीच शालू की जिंदगी में एक और दुख ने दस्तक दी। वो चाहकर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। जब मेडिकल चेकअप करवा गया तो ये पता चला कि समस्या जो है वो शालू में नहीं बल्कि पारस में थी। शालू मां बनना चाहती थी, लेकिन यहां भी जेठ जिठानी की जो साजिश थी वो जीतती हुई दिख रही थी, क्योंकि वो कभी ये नहीं चाहते थे कि शालू की कोई औलाद हो। पारस को तो उन दोनों ने अपने वश में इस कदर करके रखा था कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर सिर्फ अपने भाई भाभी की ही तरफदारी करता। पारस का बस एक ही कहना था कि यही मेरा परिवार है, तुम चाहो तो घर छोड़कर चली जाओ। जब शालू ने इन सब के बारे में कहीं बाहर जाके पूछा और जानने की कोशिश की, उन्हें यह पता चला कि उनकी जिठानी पारस पर भारी ब्लैक मैजिक करवाती है। आज उनकी शादी को लगभग 10 साल होने के लिए आए हैं, लेकिन उस रिश्ते में अब वो प्यार, सम्मान और भरोसा वो कहीं नहीं बचा है, जो कभी शादी से पहले हुआ करता था। शालू खुद भी एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करती है और पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। जब मैंने उनसे ये पूछा कि तुमको इस टॉक्सिक माहौल में बाहर निकलने के लिए कौन रोक रहा है, तुम क्यों नहीं सोचती इस बारे में, तुम सक्षम हो, अपना ख्याल खुद रख सकती हो, तब शालू ने यह कहा कि पिछले कुछ महीनों से मेरे मन में लगातार यही ख्याल आ रहा है कि मैं इनको छोड़कर चली जाऊं। लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं जाने के लिए सोचती हूं, मेरे मन में बार बार एक ही डर आता है कि मेरे बाद मेरे पति का क्या होगा। वो कहती हैं कि जो जेठ जिठानी है वो तो इनको खा ही जाएंगे। मुझे पारस के लिए एक अजीब सी जिम्मेदारी महसूस होती है। मैं खुद भी ये समझना चाहती हूँ कि इतनी मानसिक प्रताड़ना, मानसिक दर्द झेलने के बाद भी मेरे मन में पारस के लिए ऐसा लगाव और हमदर्दी क्यों है। यहां तक कि शालू के भाई ने भी उससे कहा है कि तू छोड़ दे सारा, हम तू घर आ जा, हम संभाल लेंगे तेरे को। लेकिन फिर भी शालू के कदम बस उस फिक्र में ही रुक जाते हैं कि अगर वो चली गई तो पारस के साथ बहुत बुरा हो जाएगा। अब सिर्फ घर पे ही नहीं, शालू की जो वर्क प्लेस है वहां भी एक अलग सी उलझन चल रही है। शालू ने यह बताया कि जहां वो जॉब करती है वहां अपने ही ऊपरी एक अधिकारी है, उनसे एक तो वो डरती है बहुत ज्यादा, कुछ बोल दे तो डरने लगती है। लेकिन वही अधिकारी है जिसको शालू के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन शालू को उनके प्रति ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो अधिकारी मानो हाथ धोकर उसके पीछे ही पड़ गए हैं, ऐसा वो कहती है। तो उनके इस बर्ताव से परेशान होकर शालू ने अपना कहीं ट्रांसफर भी करवा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो अधिकारी आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। शालू के मन में उनके प्रति ऐसी कोई भावना नहीं है, लेकिन वो जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमने शालू को पास्ट लाइफ में स्कैन करना शुरू किया तो सबसे पहले उसके सामने एक अजीब सी आकृति आई। शालू को एक आदमी दिखाई दिया, बहुत ही गंदा सा, मोटे मोटे होंठ वाला, और उसके सर पे मानो कांटे निकले हुए हैं, ऐसा उसको वो दिखाई दे रहा था। लेकिन विचलित करने वाली बात यह थी कि उस आकृति का जो सर था और उसका धड़ था वो एक दूसरे से पूरी तरह से अलग थे। मैंने जैसे ही उस एंटिटी से बात करने की कोशिश की, वो अचानक वहां से ओझल हो गई। अब शालू को एक दूसरा साया नजर आने लगा। एक लंबा काला सा आदमी था जो औरतों की तरह अपने सर पर काले कपड़े का घूंघट इतना इतना उसने डाल रखा था, उसकी चेस्ट तक आ रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से उस घूंघट को कसकर पकड़ रखा था और लगातार अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उस एंटिटी से कड़काई से पूछा कि तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो। तो सामने से जवाब आई कि छोड़ दो। और उसी पल शालू की आंखों के सामने अचानक उसके पति पारस का चेहरा उसको नजर आया वहां पे। मैं इस जुड़ाव को पूरी तरीके से समझ नहीं पाई, इसलिए मैंने फिर से उस साये से पूछा कि उसका पारस के साथ क्या लेना देना है। तो वो बोला कि शालू के पति पारस के साथ ही वो रहता है, मानो पारस के शरीर या उसकी चेतना पर उसका कब्जा है। मैंने अगला सवाल किया कि तुम्हें पारस के पास किसी ने भेजा है या तुम खुद आए हो।
तभी उसने बोला, वहां से जवाब आया, भोजाई, यानी कि पारस की भाभी। मैंने गहराई में ले जाने के लिए फिर से पूछा कि क्या तुम्हारा पारस के साथ कोई पिछले जन्म का रिश्ता तो नहीं? तो शालू ने ये देखा कि वो जो एंटिटी है वो जवाब नहीं दे रही है, लेकिन कुछ लिख रही है। तो मैंने बोला, देखो क्या लिख रही है। तो उसने लिखा हुआ था कर्म। इसका मतलब साफ था कि यहां सिर्फ इस जन्म का ब्लैक मैजिक ही नहीं था, बल्कि पिछले जन्म का कोई गहरा कर्म बंधन भी इस एंटिटी और शालू के पति को जोड़ रखा था। लेकिन तभी सेशन में एक और अजीब बदलाव आया। शालू को यह महसूस हुआ कि धीरे धीरे वो जो इंसान था, वो जो एंटिटी थी, वो रो रही थी। उसकी क्रूरता के पीछे एक बेबसी थी, लेकिन साथ में वो हंस भी रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुमको पारस के पास में किस मकसद से, क्या काम देकर भेजा गया है? तो उसने कहा, मतलब इंट्यूटिवली शालू को जवाब आया कि उसको खत्म करने के लिए ही भेजा है। तो ये इस तरीके से बोल रहा था कि उसको साथ ले जाने के लिए मैं आया हूं। अब इस खुलासे के बाद में मैंने उस साये से पूछा कि क्या तुम इस बंधन से मुक्त होना चाहते हो? तो तभी अचानक कुछ शालू के सामने नए दृश्य उभरने लगे। उसको एक शिवलिंग दिखाई देने लगा और उसके पीछे, उस शिवलिंग के पीछे एक नदी सी बह रही थी। वो जो शिवलिंग था वो पूरी तरीके से पानी के अंदर भी नहीं था या बाहर भी नहीं था, ऐसे जैसे हाफ पानी के अंदर ही, मतलब नदी के पास में ऐसे शिवलिंग। शालू ने कहा, मैंने बोला ये कौन सा शिवलिंग है, तुम जानती हो? तो शालू ने कहा कि ये काशी विश्वनाथ का मंदिर है। लेकिन ये वो मंदिर नहीं है जो आज के समय में मौजूद है, ये कोई बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर को कभी कोई श्राप दिया गया था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा झुका हुआ लग रहा है। यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होती। तो मुझे ऐसा कोई इतिहास मुझे तो नहीं पता था। तो मैंने शालू से पूछा कि तुम्हारा इस मंदिर से क्या संबंध है? और फिर मैंने शालू की जो चेतना थी उसको उस मंदिर के भीतर पहुंचाया। तो वहां पहुंचकर शालू ने खुद को एक पुरुष के रूप में देखा। गोल चेहरा, बड़ी सी तौंद निकली हुई और शरीर पर जनेऊ धारण किए हुए था। उस जन्म में उसकी उम्र करीबन 55 साल के आसपास लग रही थी। वो एक पंडित थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई अपने आसपास देखो, क्या चीज है बताओ। तो उन्होंने बताया कि यहाँ कोई और तो नहीं है, लेकिन मुझे किनारे पर साइड में उनको कोई एक सुरंग दिखाई दे रही थी मंदिर से निकलती हुई। और वो जो पंडित है वो उसी सुरंग के ठीक सामने खड़ा हुआ है। तो मैंने पूछा कि उस पंडित के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? तो शालू ने यह कहा कि उसको डर और घबराहट हो रही है और एक कपड़े से अपना पसीना ये साफ कर रहा है। यहाँ पे एक त्रिशूल भी है जिस पर भी कपड़ा कुछ बंधा हुआ है, और उसने उस त्रिशूल को ऐसे ऊपर अपने सर के ऊपर उठाया है, लेकिन वो मानो किसी चीज में अटक गया है। उस समय उस पंडित के भीतर एक अजीब सी कामुकता जाग रही थी, और वो इस भावना के कारण खुद को बहुत ही मजबूर, बेचैन और परेशान महसूस कर रहा है, ऐसा शालू ने मुझे कहा। मैंने पूछा कि क्या मंदिर में और कोई नहीं है? तो शालू ने कहा कि नहीं, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि ये श्रापित मंदिर है। और तभी शालू ने देखा कि मंदिर के मुख्य दरवाजे के बाहर एक और व्यक्ति खड़ा हुआ है। उसकी बड़ी लंबी दाढ़ी है, सिर पर एक लंबी काली टोपी है, और उसका चेहरा इंडियन नहीं लग रहा था। उसने एक लंबा सा ढीला सा चोगा पहना हुआ था। शालू को उनको देखकर ऐसा लगा कि ये कोई बहुत ही बड़े आध्यात्मिक पुरुष हैं, जिनकी ऊर्जा बेहद पवित्र और शुद्ध है, मानो कोई ऊंचे स्तर के गुरु हो। तो मैंने ये पूछा कि क्या हम उन गुरु से बात कर सकते हैं? तो उन्होंने सहमति दे दी। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि हमें ये दृश्य क्यों दिखाया जा रहा है? इस मंदिर और पानी में डूबे शिवलिंग का शालू की आज की जिंदगी से क्या नाता है? तो जवाब में शालू को अचानक डमरू बजने की आवाज सुनाई देने लगी। जब मैंने फिर से उनसे उन उच्च आत्मा से उनका नाम पूछा, तो शालू ने कहा कि ये कोई जापानी गुरु हैं ऐसे लग रहे हैं, लेकिन उनका नाम जो है मैं ठीक से मुझे बोलना नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रही। अब मैंने उनसे अंतिम मार्गदर्शन मांगा। मैंने कहा कि क्या आप शालू को कोई गाइडेंस देना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि इस मंदिर को श्राप मुक्त करने के लिए प्रार्थना करो। जब ये मंदिर श्राप मुक्त होगा तभी ये आत्मा पूरी तरीके से मुक्त हो पाएगी। अब मुझे ये ठीक से क्लियरली समझ नहीं आ रहा था, और शालू इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सेस कर नहीं पा रही थी। तो मैं उसको वापस ले आई, क्योंकि अभी भी आधिकारिक तौर पर मैं शालू को उसके पिछले जन्म में नहीं ले गई थी। ये स्कैनिंग के टाइम पे सब चल रहा था। तो हम केवल ऊर्जाओं को स्कैन ही कर रहे थे। तो मैंने एक बार फिर से स्कैनिंग की प्रक्रिया पर जोर डाला, लेकिन इस बार शालू को भगवान गणेश की एक काले रंग की मूर्ति दिखाई दी। एक थेरेपिस्ट होने के तौर पर मैं समझ गई कि वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हमें भटकाने के लिए ये सब बदमाशी कर रही है। तो मैंने ये सोचा कि अब समय गवाए बिना सीधे शालू को पिछले जन्म में लेकर जाना चाहिए। जैसे ही मैं शालू को पिछले जीवन में लेकर गई, उसने देखा कि उसके पैरों में छम छम बजने वाली भारी पायल है, और उसने किसी रानी जैसे सुंदर कपड़े पहन रखे हैं।
और खुद को एक भव्य महल के भीतर एक आलीशान बेडरूम में वो खड़ा पाती है। तो मैंने पूछा कि क्या ये महल तुम्हारा है? क्या तुम यहाँ की रानी हो? तो शालू ने चारों तरफ देख के कहा कि नहीं, ये महल मेरा नहीं है। महल के बिल्कुल बीच में नहीं बल्कि किनारे की तरफ अलग से कोई बड़ा कमरा बना हुआ है जहां मैं इस वक्त हूं। तभी शालू को यह महसूस हुआ कि उस कमरे में उसके अलावा एक और पुरुष मौजूद है। उसने ये कहा कि ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति मुझे जबरदस्ती यहां उठाकर लेकर आया है। मैं इस जगह पर बिल्कुल खुश नहीं हूं। हमारे बीच में अक्सर झगड़े होते हैं, यहां तक कि इस वक्त भी हमारे बीच में बहुत बहस चल रही है और मैं खुद को इस इंसान से दूर रखने की कोशिश करती हूं। मैंने पूछा कि क्या वो पुरुष उस जन्म में तुम्हारा पति है या कोई और? तो शालू ने उसके चेहरे को देखा और उसने कहा कि नहीं, ये मेरा पति नहीं है। ये तो वही व्यक्ति है जो आज के जीवन में मेरा बॉस है, जो आज भी नौकरी की जगह हाथ धोकर शालू के पीछे पड़ा है। तो उसने कहा यही वो शख्स है, लेकिन मेरा पति भी नहीं है, ये मेरे को कहीं से उठा के लाया है, लेकर आ गया है। लेकिन उसने ये भी कहा कि ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, वो मुझे पाना चाहता है, मेरा प्यार हासिल करने के लिए ये तड़पता है। तो मैंने थोड़ा हैरान होकर पूछा कि प्यार पाने के लिए क्या वो किसी और की पत्नी को जबरदस्ती उठाकर लेकर आया? तो शालू ने उस जन्म की मानसिक स्थिति को महसूस करते हुए यह जवाब दिया कि वो मुझे दुनिया के सारे सुख देना चाहता है, मुझसे बहुत गहरा प्रेम करता है, लेकिन उसका तरीका जो है वो पूरा गलत है। अब मैंने शालू की चेतना को उस जीवन के किसी और महत्वपूर्ण घटना पे ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वहां से शालू ने सीधे पूरे जीवन को ही स्किप कर दिया और उसकी चेतना धीरे धीरे एक नए जन्म में चली गई। अब शालू को एक सीधे साधे गांव का दृश्य दिखाई दे रहा था। शालू ने यह देखा कि वो खुद एक पुरुष है और उसका जो बॉस था वो भी एक पुरुष है। और सबसे सुंदर बात यह थी कि दोनों उस जन्म में बहुत ही पक्के और सच्चे दोस्त थे। दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, खिलखिलाकर हंस रहे थे। दोनों अपनी ही धुन में बेहद मस्त और एक दूसरे के जिगरी यार थे, ऐसा दृश्य उनको दिखाई दिया। शालू ने यह महसूस किया कि उस जन्म में उन दोनों की उम्र करीबन 25 साल के आसपास रही होगी। उनके बीच में एक ऐसी घनिष्ठता थी, एक ऐसा याराना था जो सीधे दिल से और हृदय के स्तर पर जुड़ा हुआ था। उन्हें उस जीवन की अब आगे देखना था कि ये जो दोस्ती है उसका क्या होता है। तो मैं उनको एक और महत्वपूर्ण घटना पर लेके गई जहां पे परिस्थिति बदल गई। शालू ने यह देखा कि अब वो दोनों दोस्त है वो बेहद दुखी हैं और एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे हुए हैं। उनके बीच में एक अजीब सी खामोशी और दूरी आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो शालू ने कहा कि तीसरे इंसान की वजह से हम दोनों के बीच में दूरियां आ गई है, हम दोनों बहुत दुखी हैं। एक दूसरे से तो आज भी हम इतना ही स्नेह करते हैं, उतनी ही परवाह करते हैं, लेकिन कोई है जो जानबूझ के हमारे बीच में आ रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इन दोनों के बीच की जो दोस्ती थी वो उसको पसंद नहीं आ रही थी और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो मैं सीधे शालू को उस व्यक्ति के पास लेकर गई जो इन दोनों पक्के दोस्तों के बीच में दरार डाल रहा था। शालू ने यह देखा कि उसके परम मित्र की पत्नी, जो बेहद ही झगड़ालू, चिड़चिड़े और नखरेबाज स्वभाव की थी, वो बात बात पर लड़ती है। उसका व्यवहार बहुत ही अजीब और खराब है। वो लगातार मुंह खोल खोल कर जहर उगल रही है। शालू बोलती है कोई चमकते नहीं है, बार बार ही ऐसा एकदम ही शॉर्ट टेम्पर्ड चिल्लाती है। और उसने ये शालू के दोस्त का सुख चैन पूरी तरीके से छीन रखा है। वो जो दोस्त है वो बेचारा शांति से चारपाई पर मुंह बंद रख के बैठा हुआ है और वो औरत लगातार बोले जा रही है, बोले जा रही है, कलेश कर रही है। यहां कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी कल्पना शायद किसी ने की नहीं होगी। जरा वीडियो को पॉज कीजिए और अंदाजा लगाइए कि उस जन्म की जो झगड़ालू पत्नी है थी शालू के दोस्त की, वो शालू के आज के जीवन में कौन होगा। शालू ने जब अपने दोस्त की पत्नी की आंखों में देखा तो वो जो औरत है वो और कोई नहीं बल्कि इस जन्म में शालू के खुद के पति पारस थे। शालू ने यह बताया कि उस जन्म में मेरे दोस्त की पत्नी ने उसको हमारा साथ रहना, हमारी दोस्ती ये बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा से यही चाहती थी कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। जब भी मैं और मेरा दोस्त मिलते थे हमें एक दूसरे से मिलकर बहुत सुकून मिलता था। हमारे बीच में कोई गंदगी, कोई गलत भावना नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध आत्मिक जुड़ाव था। लेकिन उस पत्नी के इसी झगड़ालू और शक्की स्वभाव की वजह से हम दोनों चाहकर भी एक दूसरे से ज्यादा मिल नहीं पाते थे और धीरे धीरे हमारे बीच में दूरियां बढ़ती चली गई। मैंने शालू को उस जीवन से और भी आगे जाने का मार्गदर्शन दिया, लेकिन यहां पे फिर से शालू की चेतना ने एक बार फिर समय को लांघ दिया और वो सीधे एक नए जन्म में पहुंच गई। इस जन्म में शालू ने यह देखा
कि अभी का जो पति है पारस, वो उनको अपने उसी जीवन के पति के रूप में दिखाई दिया। उस जीवन में भी पति था जो आज का पति है, और शालू उनकी पत्नी थी। लेकिन अभी जो रिश्ता था वो नॉर्मल नहीं था। शालू ने ये देखा कि उसका पति उनको बेरहमी से बहुत मार मार रहा था, और वो जमीन पर घसीट घसीट कर कहीं लेकर जा रहा था। उसके हाथ में कोई धारदार हथियार जैसी भी चीज थी। शालू ने यह कहा कि ये जो पति है वो बहुत क्रूर है। ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर कोई आत्मा या इंसानियत ही ना बची हो। मैंने उनको आगे देखने के लिए कहा कि देखो घसीट कर कहाँ ले जाता है, क्या होता है आगे। तो शालू ने आगे कहा कि वो मेरे को खेतों के रास्ते खींचते हुए ले गया। जहां पे खेत खत्म हो रहे थे वहां एक झाड़ झांखर और सूनी सी जगह थी, और ये मुझे उसी झाड़ी के पास लेकर गया, और उसने अपने हाथ में जो हथियार पकड़ा हुआ था उससे जानलेवा हमला कर दिया, और वहीं पर शालू को मार दिया, और उनका जो बॉडी था उसको बस वहीं छोड़कर वो आ गया। तो इसके बाद शालू ने एक और अजीब सी बात नोटिस की। उसने देखा कि जैसे वो मेरे को घसीट के लेके आ रहा है, मार रहा है, मुझे मार दिया तो जैसे थक गया है, ऐसे पसीने पोंछ रहा है वो, ऐसा भी दृश्य उनको दिख रहा था। तो इस तरीके से उस जन्म में शालू की मृत्यु हो गई। मैंने ये पूछा कि उसने तुमको क्यों मारा, क्या कोई वजह थी नफरत की? तो शालू ने जवाब दिया कि उसको मेरे से कोई मोह ही नहीं था, ना कोई दया थी। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला इंसान था। मुझे मारने की कोई खास बड़ी वजह नहीं थी। वो बस अपने बेकाबू हुआ जो गुस्सा होता है उसमें आकर उसने ये सब कर दिया। अब ये सारे जन्म हम देख रहे थे, कुछ कार्मिक कनेक्शन भी पता चल रहा था, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि अभी तक शालू ने जितने भी जन्म देखे हैं उसमें उनके पति के साथ में उनका कोई भी अच्छा सुखद रिश्ता तो दिखाई नहीं दिया। तो फिर आज के जीवन में शालू को उसके पति के लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों वो फील करती है? क्यों लगता है कि अगर शालू ने छोड़ दिया तो कुछ गलत हो जाएगा? ये कहां से आती है? अब हमें सीधे उस जन्म में चलना है, ये जानना है। जैसे ही मैंने ये सजेशन दिया, हम लोग फिर से एक और नए जन्म में पहुंच गए। शालू ने ये देखा कि वो एक सांवले से रंग की लड़का है। वो एक लड़का है जिसकी उम्र 14-15 साल के आसपास है। वो एक उबड़ खाबड़ सी जमीन पर खेल रहा था। जब मैंने उसको अपने आसपास देखने के लिए कहा तो उसने ये बताया कि उसके साथ में एक छोटा सा गोरा सा गोलू मोलू सा बच्चा भी खेल रहा है, जो कि 5-6 साल का था। शालू ने जैसे ही उस छोटे बच्चे के चेहरे को गौर से देखा, वो जो छोटा बच्चा था वो और कोई नहीं लेकिन इस जन्म का पति पारस। शालू ने यह बताया कि वो बच्चा बहुत गोरा सा है, सुंदर है। मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उस बच्चे की जिम्मेदारी मुझको दे दी गई है। मुझे हर हाल में इस बच्चे का ख्याल रखना है, इसे संभालना है। जो वो खुद थी वो बहुत ही साधारण थी। वो जो लड़का थी वो खुद बहुत साधारण थी। जैसे उन्होंने कहा कि घर में काम करने के लिए किसी बच्चे को रखते हैं ना, हायर करते हैं, मैं वैसा हूं। और वो छोटा बच्चा बहुत ही, उसने कपड़े अच्छे पहन रखे हैं, कीमती कपड़े पहन रखे हैं, मानो कि वो मेरे मालिक का बेटा हो। अब जहां पर छोटे बच्चे को संभालना ही शालू के जीवन का एक कर्तव्य था, ये चीज हमें थोड़ी थोड़ी पता चली। अभी मैं शालू को उस मालिक और नौकर वाले जन्म के आगे के दृश्यों में लेकर जाने ही वाली थी कि अचानक एक बेहद अजीब और हैरान कर देने वाली बात हुई। शालू अचानक सेशन के बीच में वो शालू मुझसे कहती है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मुझे लगा कि शायद वो अपने पास्ट लाइफ का कोई दृश्य देख रही है और वहां पर कोई दरवाजा खटखटा रहा है। लेकिन शालू ने तुरंत ही स्पष्ट किया कि नहीं, इस वक्त मैं अपने घर में जहां लेटी हुई हूं, मैं घर में अकेली हूं, और मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया ऐसा मुझे फील हुआ। तो एक पल के लिए तो मैं भी शॉक हो गई। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, लेकिन मैंने शालू को प्रोटेक्शन दी और उसकी चेतना को फिर से वो स्कैनिंग वाला जो स्पेस है वहां पर लेकर गई। मैंने पूछा कि जो कोई भी दरवाजा खटखटा रहा था वो तुरंत सामने आए। तो शालू ने देखा उसके सामने एक बहुत ही गंदी, बहुत पुरानी सी आत्मा उसको दिखाई दे रही थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे पूरा जो शरीर उसका सड़ चुका हो, ऐसा वो दिख रहा था। लेकिन यह आत्मा जो थी वो बहुत दुखी और परेशान थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम इस घर में रहते हो? उसने जवाब दिया नहीं। उसने ये कहा कि मैं इस एरिया के आसपास भटकता रहता हूं। तो मैंने पूछा कि क्या तुम इस बंधन से मुक्त होना चाहते हो? तो उसने तुरंत हाँ कहा। अब मैंने ये पूछा कि तुम इस योनि में कब से हो, कब से भटक रहे हो? तो उसने कहा कि 1200 साल से। तो ये सुनकर मुझे भी इतना दुख हुआ कि कैसे बेचारी आत्माएं इस जो ये जो लोक है उसमें सैकड़ों सैकड़ों सालों तक फंस जाती है, और कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं होता, उनको ना ही कोई रास्ता दिखता है।
तो मैंने आगे उससे पूछा कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई थी? तुम यहाँ पे कैसे फँस गए? तो शालू को उसने दृश्य दिखाए। उसने ये देखा कि एक ये जो व्यक्ति है वो किसी भयानक हिंसा का शिकार हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा असहनीय तकलीफ में बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीखा होगा मृत्यु के समय। और असल में उसकी कोई गलती भी नहीं थी, वो एक बहुत अच्छा इंसान था। मरने के आखिरी पलों में वो ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सारे दृश्य देखकर ऐसा महसूस हुआ कि शायद आग में जलकर उसकी दर्दनाक मृत्यु हुई थी। ये सब जानने के बाद में मैंने बिना समय गंवाए उस आत्मा को मुक्त करने की जो पवित्र प्रक्रिया है वो शुरू की। शालू ने ये देखा कि जैसे ही मुक्ति की ऊर्जा काम करने लगी, वो आत्मा बहुत ही ज्यादा आभार और कृतज्ञता की नजरों से देख रही थी। मानो वो सोच रही थी कि ये कौन है जिन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा किया और मुझे इस 1200 साल के नर्क से आजाद किया। ये बेहद प्यार भरी दृष्टि से देख रहा था और ढेरों दुआएं दे रहा था, ऐसा शालू ने देखा। शालू ने यह देखा कि मुक्ति के प्रकाश में नहाकर उस आत्मा का सारा मैल और कचरा जैसे नीचे छूट गया है और उसने बेहद छोटे से मासूम बच्चे का रूप लिया है। और फिर कुछ दूत आए और वो जो आत्मा थी उसको अपने साथ ऊपर के लोक में लेके गए। एक बहुत इमोशनल मोमेंट था। उस आत्मा को बंधन से मुक्त करने के बाद मैंने शालू की चेतना को फिर से एक बार उस मालिक और नौकर वाले जन्म में मोड़ा। तो जैसे ही शालू उस जीवन के अगले दृश्य में पहुंची, शालू ने देखा कि उस छोटे बच्चा जो है उसको कोई एक औरत है वो बेरहमी से पीट रही थी और एक और औरत उसके पास में खड़ी थी, वो जो हाथ नचा नचा कर ऐसे बहुत बुरा भला कह रही थी। उनका उसका अंदाज ऐसा था मानो पूरे घर में उसी का राज चलता हो। वो दो औरतें थी। मैंने शालू से कहा कि ध्यान से देखो ये दोनों औरतें कौन है। तो शालू ने उनके चेहरे को जब देखा तो उसने कहा कि ये दोनों औरतें और कोई नहीं बल्कि आज के जीवन की मेरी बड़ी और छोटी जेठानी है। उस जन्म में भी उन दोनों में से कोई भी उस बच्चे की सगी मां नहीं थी, बल्कि वो बच्चे की चाचियां थी और वो उस मासूम को डंडे से भी पीटती थी। उन दोनों के मन में उस जन्म में भी यही बात चल रही थी कि किसी तरीके से अगर ये बच्चा हट जाए तो घर का सारा जो धन दौलत है और जायदाद है वो हमारा हो जाएगा। तो मैंने शालू से पूछा कि अगर माहौल इतना खतरनाक था तो फिर तुमको हायर क्यों किया इसको संभालने के लिए? तो शालू ने यह कहा कि घर के जो दूसरे बुजुर्ग थे उन लोगों को भी अपनी बहुओं की जो नीयत थी उस पर शक था। उनको यह डर था कि ये जो औरतें हैं दोनों, ये इसके साथ में कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, इसलिए उन्होंने मेरे जैसे किसी वफादार नौकर को इस बच्चे की पूरी देखरेख का जिम्मा सौंपा हुआ था। उस बच्चे की माँ जो थी वो उस दुनिया में नहीं थी और पिता वो अपने कामकाज के सिलसिले में अक्सर घर के बाहर ही रहते थे, मतलब जैसे साल 2 साल लग जाते वापस आने में। यहां से मैं शालू को एक और दृश्य में ले गई। यहाँ पे उसने देखा कि दोनों चाचियां उस बच्चे को मार पीट कर और धक्के देकर घर से बाहर निकाल रही है। तपती धूप में उस रास्ते पर जब शालू ने उस मासूम बच्चे को देखा रोता हुआ, तो शालू ने यह कहा कि उसको इस तरीके से बेसहारा देखकर मेरा दिल टूट गया। मैं दौड़कर उसके पास गया और उस छोटे बच्चे को अपनी पीठ पर लाद कर उन सबसे दूर सुरक्षित जगह पर ले गया। अब मैं फिर से उसको आगे लेके गई ये देखने के लिए कि तुम बच्चे को लेके चले जाते हो फिर क्या होता है। तो शालू ने ये कहा, कुछ कुछ वर्षों बाद का उसको दृश्य दिखा। उसने ये देखा कि घर से निकलने के बाद शालू ने उस छोटे बच्चे को कभी बेसहारा नहीं छोड़ा। शालू ये कहती है कि मैंने उसको अपने पास रखा, पाल पोस कर बड़ा किया और उसे बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई। जब वो बड़ा हो गया तो उसको नौकरी करने के लिए शहर भेजा। उस जीवन में मैं उसके सगे बड़े भाई या पिता के समान था। और शालू ने अपने आप को काफी एज में देखा। उसने कहा कि मेरी काफी उम्र हो गई है। जिस बच्चे को मैंने पाल पोस के बड़ा किया है वो एक बहुत अच्छा इंसान है। अपनी जिंदगी में बेहद खुश था वो और शालू को पिता जैसा ही सम्मान देता था। वो जो शालू थी पूरी जिंदगी ताउम्र उसने अपनी जिंदगी उस बच्चे के नाम कर दी थी। शालू ने यह भी कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी शादी नहीं की। इस बच्चे को ही अपनी औलाद मानकर मैं पालता रहा और अब मैं गांव में रहता हूं और अपने पूरे जीवन से मैं बहुत संतुष्ट हूं। मुझे इस बात की परम खुशी है कि मैंने उस मासूम को एक बेहतरीन जिंदगी दी और बुजुर्गों द्वारा दी गई जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाया। इसके बाद मैं शालू को उस जीवन के अंतिम क्षणों में लेकर गई। शालू ने यह देखा कि घर पर वो अकेले हैं और अचानक कोई तबीयत बिगड़ने की वजह से उनके प्राण जो थे वो शरीर से निकल रहे थे।
लेकिन वो लड़का उनको भूला नहीं था। जैसे ही शालू की तबीयत खराब हुई, वो लड़का अपनी पत्नी और एक छोटी बेटी के साथ में वहां पहुंच चुका था। जैसे ही उस जन्म में शालू ने अपने प्राण त्यागे, मैंने आत्मा के स्तर पर उनकी मुक्त हुई चेतना से बात की। मैंने पूछा कि तुमने आजीवन इस बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया और कामयाब भी हुए, फिर भी आज इतने सालों बाद भी एक नए जन्म में भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अभी भी पारस के लिए तुम जिम्मेदार हो? क्यों आज भी तुम्हारे कदम रुक जाते हैं? तब शालू ने कहा कि उस बच्चे के साथ मेरा एक बहुत गहरा मोह जुड़ा हुआ है। उस जन्म में उसके घर वाले जो थे, वो बच्चे के साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया था। जो दो चाचियां थी और वो ही आज जेठानियां हैं दोनों। तो बोले कि वही वजह है कि आज भी मेरे भीतर का वो जो रक्षक है वो जाग जाता है, क्योंकि वो जो इमोशंस है वो बार बार ट्रिगर होते हैं, क्योंकि एक ही लोग हैं, सेट ऑफ पीपल। मैंने ये पूछा कि मृत्यु के बाद में क्या तुम प्रकाश में चले जाते हो या वहीं रुके रहते हो? तो शालू ने कहा कि नहीं, शुरुआत में तो मुझे पारस की के साथ में बहुत मोह था, तो मैं तो रुक ही गया था नीचे। लेकिन बाद में, कुछ समय बाद में, मैं वो जो प्रकाश था उसमें चला गया था। तो यहां से मैं अब शालू को अपनी उच्च आत्मा और मार्गदर्शक गुरु के पास में लेके आई, स्पिरिट गाइड के पास में लेके आई। शालू ने अपने गुरु को देखा अपने स्पिरिट गाइड के रूप में। मैंने स्पिरिट गाइड से पूछा कि हम शालू के जीवन से जुड़े हुए बहुत गहरे प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो उनका जवाब आया कि पूछिए, प्रश्न पूछिए। मैंने पूछा कि शालू के जो भी पिछले जन्म सामने आ रहे हैं, वो सारे एक दूसरे से इतने अलग और इतने अजीब हैं कि उनके बीच की कड़ियां ही हम जोड़ नहीं पा रहे हैं। कभी इनका पति इनको बेरहमी से मार देता है, तो कभी शालू खुद अपने पति को छोटे बच्चे की तरह पालकर बड़ा करती है। तो मैंने बोला, आखिर इन सब का आपस में संबंध क्या है? जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, शालू ने कहा कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी धोखाधड़ी भी हुई है, क्योंकि शालू की आंखों के सामने फिर से वो अधिकारी आ रहे थे। ऐसा लग रहा था, शालू बोलती कि ऐसा लग रहा था कि मेरे पति और वो अधिकारी, हम तीनों की कड़ियां किसी तरीके से जुड़ी हुई है। तो मैंने ये पूछा कि क्या तुम उस जन्म को देख सकती हो जहां ये सब शुरू हुआ था? तो शालू ने कहा कि हाँ, और उसने कहा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा पति पारस किसी व्यक्ति के साथ पैसों का लेन देन कर रहा है। ये मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा करने जा रहा है, और मुझे यह महसूस हो रहा है कि मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया हूं। पारस उस व्यक्ति से भारी रकम ले रहा है और पैसे देखकर बहुत खुश हो रहा है, मानो पैसा ही उसकी जिंदगी है। वो मुझसे ये कह रहा है कि जाओ, अब तुम खुश रहो। मतलब जो पारस, जो आज का पति है, उस जन्म में भी पति था, वो अपनी पत्नी को पैसे लेकर दे रहा था किसी को। शालू ने ये कहा कि जो पैसे देने वाला व्यक्ति है वो और कोई नहीं बल्कि वही अधिकारी है। मैंने बोला कि आगे देखो। तो शालू ने कहा कि उस जन्म में भी अधिकारी की नीयत मेरे प्रति गलत नहीं है, लेकिन उसका तरीका पूरी तरीके से गलत है। मेरे पति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे किसी और के हाथों में सौंप रहा है। वो अधिकारी मुझसे हाथ जोड़कर ये कह रहा है कि मैं तुमको इस नरक से बचा लूंगा, मेरे साथ निकल चलो, इस कचरे में और इस प्रताड़ना से बाहर निकलो। तो मैंने ये पूछा कि उस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुमने क्या फैसला किया? तो शालू ने ये कहा कि मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी। मैं ये सोच रही थी कि ये दुनिया, कहने को तो ये मेरा पति है, जो पति है, लेकिन अगर मैं पराये मर्द के साथ चली जाऊंगी तो दुनिया तो मेरे चरित्र पे ही उंगली उठाएगी, सारा दोष मुझ पर डालेगी। किसी को भी मेरी बेबसी या मेरी उलझन नहीं पता चलेगी, किसी को ये नहीं पता चलेगा कि पति ने ही बेचा है। मैंने शालू को अब उस जीवन में थोड़ा सा और आगे बढ़ने के लिए कहा। तो शालू ने यह देखा कि शालू उस माहौल से तंग आकर आखिरकार बाहर निकल गई थी, और ये जो आज के जो अधिकारी है, जो व्यक्ति था, उसके साथ रहने के लिए चली गई है। और वो व्यक्ति भी बहुत नेक इंसान था। शालू ने कहा कि हम दोनों आगे चलकर बहुत खुशी से साथ में रहने लगे। उसने समाज की परवाह किए बिना मुझे अपने घर में बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में रखा। अब थोड़ी थोड़ी जानकारी तो आ गई थी कि ये भाई कोई बहुत ही अजीब सा ट्रायंगल चल रहा है यहाँ पे। तो स्पिरिट गाइड से पूछना जरूरी था कि आगे क्या करना है, क्या सीखना है इन सारी चीजों से। तो मैं उनको स्पिरिट गाइड के पास लेके गई। मैंने पूछा, इन जन्मों को देखकर तो ऐसा लगता है कि शालू के जो असली सोल पार्टनर है वो तो अधिकारी है, जो उनसे सच में शुद्ध प्रेम करते हैं। फिर ये पति जो है वो क्यों बीच में आ रहा है? गाइड ने कहा कि आगे बढ़ो और अधिकारी का हाथ थाम लो। तो मैंने स्पिरिट गाइड से पूछा कि शालू इस वक्त अपने पति को छोड़ने के बारे में सोच रही है, तो इस परिस्थिति में शालू का क्या कदम होना चाहिए? स्पिरिट गाइड ने कहा कि इस समय भी तुम्हारा पति सिर्फ पैसे देखकर ही खुश रहेगा, उसको
तुम्हारे जाने से कोई दुख नहीं होने वाला है। और इसी के साथ में गाइड ने शालू को एक दृश्य दिखाया, मानो शालू किसी पेपर पर साइन करके पारस को दे रही है, ऐसा दृश्य उसने देखा। इसका मतलब तो क्लियर ही था, आप ही जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्या साइन करके देना है। तो मैंने ये पूछा कि क्या पति आसानी से छोड़ देगा, वो कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेगा? तो गाइड ने जवाब दिया कि वो केवल पैसों का पुजारी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैसे मिलते ही वो बस अब तुम्हारा रास्ता साफ कर देगा। इसके बाद में मैंने शालू का जो बहुत बड़ा सवाल था, ये भी मैंने पूछा कि शालू को बच्चा क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? इस सवाल पर स्पिरिट गाइड ने शालू को एक और दृश्य दिखाया। शालू ने यह देखा कि एक सुंदर सा कमल का फूल खिला हुआ है और वो अधिकारी जो है उस कमल के फूल में से एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठा रहे हैं। तो ये इस बात का संकेत था कि शालू को मातृत्व का सुख मिलेगा, लेकिन वो जो सुख है वो अभी जो उनके पति है उनके साथ में नहीं है वो। अब मैंने संशय को जताते हुए ये पूछा कि क्या शालू के अंदर ये ऐसा कोई कदम लेने की हिम्मत भी आ पाएगी? तो स्पिरिट गाइड ने कहा कि भाई हमने रास्ता दिखा दिया है, अब उसको चलना ना चलना ये उसका चुनाव है पूरी तरीके से, लेकिन ऊपर वाले पे भरोसा रखो, समय आने पर सब कुछ अपने आप ठीक होता जाएगा। अब मैंने अंतिम बार पूछा कि शालू के आने वाले जीवन के लिए क्या आप कोई मार्गदर्शन देना चाहते हैं? तो जवाब में गाइड ने शालू को आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत रेनबो इंद्रधनुष दिखा। मैंने पूछा कि इस इंद्रधनुष से आप क्या कहना चाहते हो? तो शालू ने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि उसकी जिंदगी का जो अंधकार है वो अब खत्म होने वाला है और एक बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। बस इसी अलौकिक दृश्य के साथ में उन दिव्य मार्गदर्शक गुरु का आशीर्वाद लेकर और शालू के मन को शांत कर हमने इस सेशन को खत्म किया। तो दोस्तों, शालू जी के इन सभी जन्मों की बिखरी कड़ियों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो हमारे सामने कर्मों का एक ऐसा सच आता है जो आज हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। शालू जी आज के जीवन में जिस दुविधा से गुजर रही थी कि मैं इतने अत्याचार सहन करने के बाद भी पारस को क्यों नहीं छोड़ पाती, क्यों मुझे उसकी इतनी फिक्र होती है, स्पिरिट गाइड ने उस क्यों का जवाब पूरी तरीके से साफ कर दिया। असल में शालू जिसे आज के जीवन में अपना कर्तव्य या प्यार समझ रही है, वो प्यार नहीं बल्कि पिछले जन्म का वो अधूरा मोह है। उस जन्म का मोह जहां पारस एक छोटा अनाथ लाचार बच्चा था और शालू ने एक पिता बनकर उसको पाला था। आज भी शालू के अवचेतन मन में पारस की वही छवि है, इसलिए उनका जो रक्षक वाला जो भाव है वो बार बार आगे आ जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि उस जन्म में शालू ने अपनी जिम्मेदारी थी वो पूरी तरीके से निभा दी है और मृत्यु के समय वो संतुष्ट होकर प्रकाश में गई थी। इसलिए अब इस जन्म में पारस के साथ रहकर उस टॉक्सिक माहौल को झेलना उनका अब वो कर्तव्य नहीं है, बल्कि बस एक ये फिर से कार्मिक जाल में फंसने वाली बात है। अब रही बात जेठ जेठानी की, तो उनकी नफरत और प्रॉपर्टी का लालच भी देखा हमने कि वो भी पुराना है। वो पिछले जन्म में भी उस बच्चे के दुश्मन थे और आज भी ब्लैक मैजिक के जरिए वो सारी साजिशें रच रहे हैं। वो अधिकारी जो है वो कोई विलन नहीं बल्कि एक उनके अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि हमने उनको पता है बेस्ट फ्रेंड के तरीके से भी देखा था। अब जब जब पारस ने शालू को प्रताड़ित किया या पैसों के लिए बेचा, इसी अधिकारी ने आगे बढ़कर शालू को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान और प्रेम दिया। स्पिरिट गाइड ने शालू को कमल का फूल और इंद्रधनुष दिखाकर बहुत साफ शब्दों में सही रास्ता चुनने के लिए कहा है, लेकिन चुनना उनको है। गाइड ने भी साफ इशारा किया है कि पारस सिर्फ पैसों का पुजारी है, उसे कागजात पर साइन करके अलग हो जाना चाहिए। अब शालू के जीवन में एक और नई सुबह आ सकती है अगर वो चाहे तो। उनका मातृत्व सुख, उनका सम्मान और उनकी खुशियां उस अधिकारी के साथ में जुड़ी हुई है जो उनका इंतजार कर रहा है। अब अंत में मेरा सवाल आप सभी से यही है कि क्या आपको भी लगता है कि कभी-कभी हमारी जिंदगी में जो लोग हमारे साथ सबसे ज्यादा क्रूर होते हैं, हम पिछले जन्मों के किसी अधूरे मोह के कारण आज भी उनसे बंधे हैं? क्या शालू को उस पुराने मोह के धागे को तोड़कर तलाक के लिए पेपर्स पर साइन करके उस अधिकारी के साथ में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट में जरूर बताना। आपको इस पूरी केस स्टडी से क्या सीख मिली और कर्मों के इस अद्भुत चक्र पर आपकी क्या राय है, वो भी मुझे जरूर बताना। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अगर अतीत के इन अनसुलझे रहस्यों की ये दास्तान जो है वो आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक और सितारा स्पीक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक रहस्यमयी कहानी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।